ओके, चलिए हम करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। वैसे तो हमारे बेसिकली चैप्टर जो मेन स्टार्ट होंगे ना, वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होगा, दैट इज एनर्जी बैलेंस और मैक्रोज जो हम पढ़ेंगे। इसको काइंड ऑफ थोड़ा सा गो थ्रू हो जाना। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है? प्रूफ के तौर पे वो प्रैक्टिस की जाती है विद फुल प्रूफ, जिसका फाइनल आउटकम आपको निकाल के देते हैं। क्लियर है? जी। What is evidence-based practice? The practice of evidence-based nutrition involves using the best available nutrition evidence together with clinical experience, work with patients' value preferences to help them prevent, resolve, or cope up with problems related to their physical, mental, and social health. Nutrition के टर्म में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है? कोई भी क्लिनिकल जो ट्रायल की जाती है पेशेंट्स पे, हम ह्यूमंस पे, सो दैट हमारी जितनी भी फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, वो जल्दी से जल्दी हम रिजॉल्व कर सके, उससे बाहर निकल सके। ठीक है, इसीलिए हमारे ऊपर भी कुछ न्यूट्रिशन के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वेट, गुड इवनिंग सविता जी, कैसे हो? सविता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम। गुड ओके इवनिंग मैम, अच्छे हूँ। ओके, अच्छा मुझे बताएं, आपके पास एग्रीमेंट आ गया है? क्या मैम? एग्रीमेंट आ गया जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था ना, एग्रीमेंट? नो मैम, मैंने मेल पे चेक भी नहीं किया है। अब अभी मैं जस्ट आधा घंटे पहले जयपुर से आई हूँ। ओके, और मैनुअल भी आ गया आपके? आप मैनुअल का भी नहीं आपको पता होगा, मैनुअल नहीं ये नहीं जो नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं आया शायद। तो आप वेट कर लीजिएगा और कल फिर एक बार सर से पूछ लेना कि आपको कब तक रिसीव होगा। ठीक है, ठीक है ठीक है, मैम। अभी हमने ना ओके। क्लास स्टार्ट ही किया, हमने जस्ट इतना ही पढ़ा है, फर्स्ट लाइन ही हाँ, मैंने पढ़ी है। स्टार्ट करा था, फिर मैं क्या बस वहां से आई थी ना, तो मैं थोड़ा खाना खाने चली गई थी। नो इश्यूज, नो इश्यूज। ठीक है, ओके हमने मैम। जस्ट इतना ही अभी पढ़ा है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है न्यूट्रिशन में। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता है कि हमारे ह्यूमंस पर, कुछ पेशेंट्स पे ना न्यूट्रिशन को लेके ट्रायल्स किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जी सो मैम, दैट जी मैम। हमारी कोई भी, हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, हमारे अंदर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, या हमारी कोई सोशल हेल्थ प्रॉब्लम है, हमें उससे हम कैसे कॉप अप करें, उसको कैसे फेस करें और कैसे उसको ठीक कर सके। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को लेकर भी हमारे बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि क्या बिल्कुल। न्यूट्रिशन हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें सूट करेगा। यस मैम। ठीक है, तो बेस्ट एविडेंस, बेस्ट साइंटिफिक एविडेंस क्या है? साइंटिफिक एविडेंस कैन बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल ट्रायल एंड ऑब्जर्वेशन, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड एनिमल रिसर्च। साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है? जो साइंटिस्ट करते हैं वो किस पे करते हैं? या तो ऑब्जर्वेशन वो रिसर्च एनिमल्स पे करते हैं। या एनिमल ट्रायल्स करते हैं, या बार बार रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते रहते हैं। ठीक है, सो दैट वो किसी फाइनल आउटकम पर आ सके। यस But what evidence needs are important? What type of evidence is reliable? In order to answer such questions, we need to understand the hierarchy of evidence. Hierarchy मतलब आपको पता है ना, stages of evidence. हमें किस किस स्टेज से गुजरना पड़ता है एक्सपेरिमेंट के, सो दैट हमें पता चल सके कि जो भी एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर या एनिमल्स पर हुआ है वो रिलायबल है भी या नहीं। जी। ठीक है, मतलब वो ठीक था भी या नहीं। ओके मैम। सबसे पहला और मेन आता है रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। रेंडमाइज्ड होता है रेंडमली किसी भी दो ग्रुप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट करना। हाँ, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। एंड आरसीटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आरसीटी और इसकी फुल फॉर्म होगी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। An RCT is where the researchers take a group of people and then randomly divide them into two or more groups. इसमें क्या रैंडम करते कंट्रोल हैं ट्रायल। ओके। रिसर्चर्स? क्या करते हैं, लोगों को रेंडमली चूज करते हैं और उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जी। ठीक है, इट इज जी मेड मैम। श्योर दैट बोथ द ग्रुप्स आर इक्वल इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द इंटरवेंशन दैट इज बीइंग टेस्टेड। और ये श्योर होना चाहिए कि वो दो ग्रुप्स जो भी लोग लिए ना वो सेम होने चाहिए, एज सेम होनी चाहिए उनकी, उनका जेंडर सेम होना चाहिए बेसिकली। जैसे जी। मेल है तो दूसरी साइड में मेल हो,
अगर एज उनकी 25 है, दूसरी साइड 25 हो, ये नहीं कि एक साइड 50 ले ली, एक साइड 25 ले लिए ना, सेम एज के, ठीक है, सेम जेंडर के, जी एक्सेप्ट द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन होता है जिस चीज को लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरवेंशन, इंटरवेंशन। ठीक है। Let's take an example. A study is conducted to check the effectiveness of creatine supplementation in increasing muscle mass. आप लोगों को क्रेटीन का पता नहीं होगा। नहीं मैम। क्रेटीन ना समिता जी एंड सविता जी, एक सप्लीमेंट होता है, पाउडर फॉर्म में है, टेबलेट फॉर्म में ले लो इसको। जी ये ना जिम गोअर्स को पता होता है, जो जिम जाते हैं ना उनको जी पता जी जी। होता है कि क्रेटीन होता क्या है। क्रेटीन क्या होता है, हमारे मसल की ग्रोथ करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं, हाँ मसल्स की ग्रोथ करता है, हमारे ग्रोथ थोड़ा बहुत बढ़ाता वेट गेन करता है, क्योंकि है। उसमें जी वाटर रिटेंशन होता है क्रेटीन को लेकर, ठीक है। ओके मैम। जिम जो जिम जाते हैं ना, बेसिकली मेल जो होते हैं लड़के, क्रेटीन, और अगर अ, अगर 20 लड़के जा रहे हैं ना जिम, उनमें से 15 तो लेते ही होंगे, ठीक है। ओके और क्रेटीन की डोसेज होती है पर डे की 3 to 5 ग्राम्स पर डे। ओके एक इसका स्कूप आता है, उसी सप्लीमेंट डब्बे के अंदर आता है, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। 3 to 5 ग्राम्स पर डे की डोसेज होती है क्रेटीन की, पानी में मिलाकर उसको पीना होता है, चाहे वर्कआउट से पहले पी लो, चाहे वर्कआउट के बाद पी लो। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रेटीन का एक्सपेरिमेंट किया 2 ग्रुप्स पे। जी 50 participants are randomly divided into 2 groups. Both the groups are given same amount of protein, carbs, fat, supplementation, training, etc. Except the creatine supplementation. जी 50 पार्टिसिपेंट्स लिए, टोटल 50 लोग लिए, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 25 एक साइड हो गए, 25 एक साइड हो गए, ठीक है। उनको सेम सेम लेस के, हाँ अमाउंट ऑफ प्रोटीन दिया जा रहा था, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जी फैट जी दिया जा रहा था, और बाकी के सप्लीमेंट्स दिए जा रहे थे, और ट्रेनिंग भी इक्वल लेवल की थी, सेम लेवल की उनको ट्रेनिंग सेशन दिया जा रहा था, एक्सेप्ट जी मैम। क्रेटीन। मतलब एक ग्रुप को क्रेटीन ऐड किया जा रहा था और दूसरे ग्रुप को नहीं, बाकी सारी चीजें सेम थी, क्योंकि ओके उन्होंने टेस्ट करना था कि रिजल्ट किसका क्या आता है, डिफरेंस क्या आता है। जी जी तो लेट्स से ग्रुप 1 ने अब क्या किया, इज यूजिंग क्रेटीन सप्लीमेंटेशन। जो ग्रुप 1 था उनको हाँ क्रेटीन दिया जा रहा था, ग्रुप 2 को नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। जी तो मैम। उसका रिजल्ट उन्होंने देखना था 24 हफ्तों के बाद क्या रिजल्ट निकलता है, किसके जी मसल साइज मतलब मसल ग्रोथ में ज्यादा अफेक्ट आता है। If group 1 shows greater increases in muscle mass compared to group 2, then we can say that protein supplementation is effective in increasing muscle mass. And now we know that no other factor like differences in training have played any role because we controlled for all those possible factors. अब इसमें क्या निकला कि जो ग्रुप क्रेटीन ले रहा था, दैट इज ग्रुप 1, उनके मसल साइज में डिफरेंस नजर आया। क्यों? जी क्योंकि मैम। उनको क्रेटीन दिया जा रहा था, बाकी तो सब कुछ सेम था, प्रोटीन हाँ का लेवल भी सेम था, कार्ब्स भी सेम थे, फैट भी सेम था, ट्रेनिंग भी सेम थी, ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंस क्या था, फर्स्ट ग्रुप क्रेटीन ले रहा था, इसीलिए जी उनके मसल साइज में जो है डिफरेंस पाया गया। इसीलिए होता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ओके मतलब आरसीटी। डिफरेंशिएट करने के लिए, जी जिसको मैम। आरसीटी बोलते हैं, जी ठीक है। नेक्स्ट इज मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस होता है कि बहुत सारी आरसीटीज मतलब बहुत सारी रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को एक साथ इकट्ठा करके जो फाइनल आउटकम निकलता है, दैट इज व्हाट मेटा एनालिसिस इज। A meta-analysis combines the data of a large number of RCTs and produces a final outcome. Meta-analysis को क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी RCTs को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना के उन पे रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, उन सबको इकट्ठा करके जो फाइनल रिजल्ट निकलता है ना, उसको बोलते हैं मेटा एनालिसिस। अब मेटा एनालिसिस कब होता है, जब हमारे पास बहुत सारी रिसर्च हमारे हाथ में हो, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स का रिजल्ट हमारे हाथ में हो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, सिर्फ तभी मेटा एनालिसिस हो पाएगा। जब बहुत सारा ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सामने 2 लोग हैं आप उन पे आरसीटी कर दोगे, नहीं, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद जो फाइनल आउटकम निकलेगा उसको बोलेंगे हम मेटा एनालिसिस। हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ स्टडीज और रिसर्च अगर हमारे हाथ में है, तभी एक फाइनल रिजल्ट निकलता है, जिसको बोलते हैं मेटा एनालिसिस। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ 2 स्टडीज का रिजल्ट है और आप मेटा एनालिसिस निकाल दोगे ना, आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए। जी
The major benefit of meta-analysis is that it looks at a large amount of studies and does not cherry pick studies. ये देखो, मतलब इसमें बहुत सारी स्टडीज आपको करनी पड़ेंगी. आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि यार मैंने तो बस 4 स्टडीज कर ली, रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, अब और करना. जो रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स को डिवाइड कर लेते हैं, फिर उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके एक फाइनल आउटकम रिजल्ट निकलता है. ठीक है. और इसमें इम्पोर्टेंट है, हाँ, और इसमें क्या होता है, क्योंकि जो आरसीटीज होता है ना, उसमें इसीलिए बहुत ज्यादा लार्ज ग्रुप लिए जाते हैं कि जब आपने लेट्स से इसमें हमने क्या किया था, सबसे फर्स्ट वाले रिसर्च में हमने क्रिटीन का वो रिजल्ट देखना था. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि आपको पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे सो दैट आपको प्रॉपर पता चल सके कि हाँ, क्रिएटिन का जो रिजल्ट है वो यही निकलता है कि इससे मसल साइज जो है उसकी ग्रोथ होती है. ठीक है. आप लेट से आप 100 बंदे ले लो, उनको डिवाइड कर दो 4 ग्रुप्स में, मतलब 25-25-25 के एक ग्रुप हो गया. ठीक है. उनको 2 ग्रुप दे दो आप क्रेटीन, 2 ग्रुप्स को आप क्रेटीन ना दो. तो आप दोनों ग्रुप्स को जब कंपेयर करोगे, जिनको क्रेटीन दे रहे थे 2 ग्रुप्स को बाकी 2 ग्रुप के साथ, आप देखोगे भी 50 लोगों का तो मसल साइज बढ़ा, बाकी 50 का नहीं बढ़ा, सेम रहे. ठीक है. तो इसीलिए बहुत सारी स्टडीज आपको करनी पड़ेगी, तभी आप एक फाइनल आउटकम पे निकलोगे, जिसको हम बोलते हैं मेटा एनालिसिस. आपसे ना में अगर आपसे पूछेंगे लेट से सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी कौन सी की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च कौन सी होती है, तो अगर आरसीटी होगा ऑप्शन में, देन आप टिक करोगे आरसीटी को. अगर मेटा एनालिसिस होगा तो करोगे मेटा एनालिसिस को. ठीक है. जैसे आप 4 ऑप्शंस आ जाएंगे कि सबसे मेन रिसर्च कौन सी होती है. तो अगर तो ये दोनों कभी एक साथ वैसे होते नहीं है, अगर एक साथ हुए तो हाँ, तो आरसी तब भी देखो, अगर तो आरसीटी हुआ खाली ऑप्शन में, बाकी दूसरे ऑप्शन हुए, तो आरसीटी वो होगा आपका आंसर. अगर मेटा एनालिसिस होगा और आरसीटी नहीं होगा, देन मेटा एनालिसिस को टिक करना. अगर दोनों ही हुए आपके उसमें, तब आप आरसीटी ही करोगे, क्योंकि आरसीटी के बिना कभी भी मेटा एनालिसिस नहीं हो सकता. पहले आरसीटी होगा, उसके बाद मेटा एनालिसिस होगा. हाँ, क्योंकि मेटा एनालिसिस आरसीटी का ही फाइनल आउटकम है. ओके. ठीक है. हाँ, ये क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च. ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कब की जाती है, जहां पर आरसीटी पॉसिबल नहीं होती. क्योंकि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है कि हमने ना बहुत सालों से किसी चीज को ऑब्जर्व किया, तब रिजल्ट निकला. आरसीटी के लिए ना इतना टाइम नहीं होता किसी के पास. आरसीटी हमने कब करी थी, फर्स्ट उसमें 24 हफ्ते तक सिर्फ हमने देखा था, उसके बाद हमने फाइनल आउटकम निकाल दी थी. ठीक है. ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है ऑब्जर्व करना बहुत सालों से, जैसे 10 से 20 साल तक हम किसी पर्टिकुलर चीज को, ग्रुप को, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन हम किसी चीज का रिजल्ट निकाल रहे हैं. आरसीटी इसीलिए पॉसिबल नहीं होती क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में सालों साल लग जाते हैं. आरसीटी का फाइनल आउटकम निकलने में हफ्ता ही लगता है. ठीक है. इसीलिए जहां पर आरसीटी पॉसिबल नहीं है, वहां पर की जाती है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च. क्यों? क्योंकि वहां पर हमें बहुत सालों की जरूरत है ऑब्जर्व करने की, और तब हम किसी रिजल्ट पर आते हैं. In many cases, in such cases, observation, let's say we want to conduct a study where we want to look at that does consuming alcohol increases the risk of cardiovascular disease. The problem here is that cardiovascular disease takes years to develop, and conducting such an RCT would not be possible because, देखो यहाँ पर हमने क्या देखना है, हमने एक स्टडी देखनी है कि अल्कोहल कंज्यूम करने से, मतलब ड्रिंक करने से क्या हार्ट डिसीज हो सकता है. ठीक है. अब देखो, अगर अल्कोहल कंज्यूम करने से हार्ट डिसीज होता है, तो ऐसा तो है नहीं है कि 4 हफ्ते अल्कोहल कंज्यूम करिए, 10 हफ्ते करिए और तब हम रिजल्ट पे आ जाएंगे हार्ट डिसीज इसीलिए हो गया ना. अल्कोहल बंदा बहुत टाइम से पी रहा होता है, उसके लंग्स, हार्ट तभी खराब होते हैं अंदर से, मतलब सालों से पी रहा है वो. ठीक है. तो उस केस में आरसीटी पॉसिबल नहीं ना, कि हम 10-20 साल वेट करें. ये वाली, जैसे लेट से हमने ये पता लगाना है कि अल्कोहल से क्या हार्ट डिसीज होने के मैक्सिमम चांसेस बढ़ते हैं. यहाँ प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पर क्या है कि
ये चीज रिजल्ट निकालने के लिए हमें बहुत टाइम की जरूरत है, इसीलिए हमें आरसीटी नहीं कर सकते, हमने ऑब्जर्वेशनल रिसर्च किया, ठीक है, क्योंकि आरसीटी यहाँ पर रिलायबल भी नहीं होगी और एथिकल मतलब जिसका रिजल्ट निकल ही नहीं पाएगा आरसीटी के थ्रू। उस केस में हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी मतलब 22,000 मेल फिजिशियंस लिए 11 साल उनको ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया उनको कि उनकी ना हफ्ते की जो ड्रिंक है 200 मतलब 2 to 6 ड्रिंक्स पर वीक है, इसीलिए में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत साल से मतलब 22,000 मेल्स को हमने ऑब्जर्व किया जगह जगह जाकर। मतलब ये पूरे ओवरऑल का है, ठीक है, स्टडीज ना बाहर कंडक्ट हुई हुई हैं, जैसे यूएस में होगी है, ठीक है। ओवरऑल ये हमने ऑब्जर्वेशनल स्टडी की है कि 11-12 साल से ऑब्जर्व किया जा रहा है स्पेशली मेल्स को, कि जो हफ्ते में 6-6, 7-7 ड्रिंक्स करते हैं, जिनकी आदत ही है, जो पीते बहुत है, उनका ना मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, क्योंकि उनको हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत साल से अल्कोहल का कंज्यूम कर रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? आप दोनों में से किसी को एनी आइडिया मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नो मैम। मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ रेट। क्या? डेथ रेट, मोर्टेलिटी होता है डेथ डेथ रेट रेट। मरने की वो उनकी वो बढ़ जाती है, कम हो हाँ जाती है मतलब, मतलब हाँ ना, मतलब डेथ जल्दी। रेट बढ़ना। क्यों? लोगों बिल्कुल। के इतने मतलब जैसे ड्रिंक कर रहे हैं, कोई बहुत सालों से कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं होते हैं ना दिन में जी 3-3 4 पता नहीं कितनी कर जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो जी बहुत जी सालों से कर रहे हैं, उनकी लंग्स खराब हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई हार्ट डिसीज हो जाता है, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, इसकी वजह से उनका डेथ रेट बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, बट खाली हम अगर ये कह दें कि सिर्फ ड्रिंक करने की वजह से उनका मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि उनका बॉडी वेट भी ज्यादा हो, ठीक है, उनका खाने पीने का ढंग ही बहुत पुअर न्यूट्रिशन हो, ठीक है, उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो जिसकी वजह से उनको कोई ना कोई हार्ट डिसीज हुआ हो, ठीक है। बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं सैचुरेटेड फैट खाना, मतलब जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हो, कहीं होता है ना कि आजकल के आपको पता है यूथ जो है वो जंक फूड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जी मैम। न्यूट्रिशन बहुत पुअर हो चुका है आजकल, जो कॉलेज गोइंग यूथ है स्पेशली, ठीक है ना, वो बाहर का ज्यादा खाते हैं, तो न्यूट्रिशन लेवल टोटल 0 है एंड बॉडी वेट भी बहुत बढ़ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है डेथ रेट को बढ़ाने में और हमारे हार्ट डिसीज को बढ़ाने में। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशनल स्टडी की जाती है, बहुत सालों से की जाती है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है कुछ लोगों को, उनके ग्रुप को मिलाकर बहुत, मतलब जैसे कहते हैं 50,000 लोगों को हमने ऑब्जर्व किया बहुत सालों से ऑल ओवर वर्ल्ड, कि इनका डेथ रेट क्यों बढ़ रहा है। इन्होंने अल्कोहल बहुत सालों से स्टार्ट किया, स्मोकिंग की है, इनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा था, इनका न्यूट्रिशन बहुत पुअर था। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, तब जाकर हम फाइनल आउटकम निकालते हैं। There could be possibility that those people who were consuming moderate amount of alcohol were also consuming more fiber, were not overweight. हाँ, देखो, सिर्फ हम ये कह दें कि अल्कोहल ही एक रीजन था डेथ रेट का, वैसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि कई लोग आपने देखे होंगे ड्रिंक भी करते हैं बट फिर भी फिट है, ठीक है, ड्रिंक करते हैं लेकिन उनको कोई हार्ट डिसीज नहीं है एक्सेप्शन ऐसे। वो क्यों है? हो सकता है कि वो डाइट उनका अच्छी खान लेते पान अच्छा हैं। होगा, हाँ जी, खान पान अच्छा हो सकता है उनका, न्यूट्रिशन खान खान ड्रिंक के साथ में न्यूट्रिशन अच्छे मिल रहे होंगे उनको। हाँ, हो सकता है वो एक्सरसाइज करते हो डेली, हो सकता है वो जी अपने डाइट में बहुत ज्यादा फाइबर लेते हो, फिजिकली बहुत जी एक्टिव, कार्डियो ट्रेनिंग ज्यादा करते हो, ठीक है, तो जी इसीलिए वो फिट है, चाहे वो ड्रिंक भी करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखिए कुछ मेल ऐसे हैं जो ड्रिंक किए जा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन ना वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन भी पुअर है, इसलिए उनका डेथ रेट बढ़ रहा है। दूसरे को हम देख रहे हैं कि यार वो तो ड्रिंक भी बहुत करता है लेकिन फिर भी फिट है। क्यों फिट है? उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा है भाई, वो डेली एक्सरसाइज करता है, डेली वॉकिंग करता है, जॉगिंग करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर डिसीज को बढ़ाने में और कम करने में। जी इसीलिए कहते हैं कि एक ना जब लेट्स से अगर हम एक्सरसाइज भी करते हैं ना,
तो हम कहते हैं कि 70% जो है हमारी डाइट का रोल होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने में। इसीलिए अगर जी आपकी मैम। डाइट अच्छी है, डाइट मतलब आप हेल्दी खा रहे हो, हेल्दी मतलब आपकी डाइट में प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, फाइबर का कॉम्बिनेशन है ना अगर आपकी प्लेट में, तो आप मोर देन इनफ, सब कुछ आपके अंदर जा रहा है और आप बिल्कुल फिट रहोगे, आप हेल्दी रहोगे। बिल्कुल। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, मतलब कोई बता सकता है मुझे क्या होता है कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन? तो सविता जी कुछ हाँ आइडिया? जी, चलो हम पढ़ते हैं। कोरिलेशन हमारे एनर्जी जैसे ज्यादा अपन आइसक्रीम वगैरह जैसा खा रहे हैं, उसका क्या असर है, या देखो अम, इस वाली इमेज से हमने सीखा था उस दिन ना, थोड़ा सा मतलब सीखा नहीं था, हाँ मतलब बताया जी। था। देखो ये आइसक्रीम है, ये सनबर्न है, इसका जी आपस में मैम। कोरिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों तो ही गर्मी के वो है, दो के बीच में रिलेशन। गर्मी का रिलेशन है, गर्मी का। आइसक्रीम बेसिकली हम गर्मी में ज्यादा गर्मी पसंद लगती है करते तो हम हैं, आइसक्रीम sun खाते हैं। गर्मी में होता है, जी ठीक है, तो ये कोरिलेट करते हैं, इनका जो रीजन है वो गर्मी है। और इनकी जी जड़ क्या है? वही गर्मी। कॉजेशन, किसकी वजह से हम खा रहे हैं आइसक्रीम और हमें सनबर्न हो रहा है? गर्मी की वजह से, तो ये कॉजेशन। गर्मी। कोरिलेशन हुआ ओके। जो जिसकी वजह से कोई चीज हुई है उनका आपस में लिंक होना, जी मैम। ठीक है, ये होता है कॉजेशन वर्सेस कॉजेशन, मतलब कि एक इवेंट की वजह से दूसरे इवेंट का एक के कारण से दो मतलब कोई भी कारण होना, बिल्कुल दो के बीच बिल्कुल में बिल्कुल। संबंध। जैसे एक एग्जाम्पल है ये, वैसे तो ये वाला बेस्ट एग्जाम्पल था बट इसमें थोड़ा जी। सा ये वाला एग्जाम में आएगा नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल में क्या है। एक सर्वे हुआ था, जी found out that in last 10 years the number of radios sold has increased and it also found that murders have also increased significantly। कोई स्टडी सर्वे हुआ होगा 10 साल, मतलब ये बाहर की स्टडी है, वहां हुआ था कि जैसे 10 सालों में ना रेडियोस बहुत ज्यादा बिके थे, और ये भी हुआ कि मर्डर्स भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। अब क्या मतलब कि रेडियो ज्यादा बिकने की वजह से मर्डर हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं। तो बट कुछ ना कुछ तो रिलेशन रहा होगा इसके बीच में। इन न्यूट्रिशन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोरिलेशन वर्सेस व्हाट इज कॉजेशन। पीपल हु कंज्यूम हाई अमाउंट ऑफ मीट हैव अ हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, दिस इज अ कोरिलेशन। जी जो बहुत ज्यादा अमाउंट में मीट खाते हैं ना, उनको हार्ट डिसीज होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ये कोरिलेशन है। जी। समझ आया इस लाइन का मतलब? क्योंकि उसमें ना लेकिन अगर रेडियो का सैचुरेटेड, क्या संबंध? ये तो जस्ट एक एग्जांपल दिया था इसमें, मतलब अच्छा। एक जस्ट बताना था कॉजेशन और कोरिलेशन का मतलब। ये यूजलेस एग्जांपल है, न्यूट्रिशन की हाँ टर्म में समझना कि कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन क्या होता है। कि जो लोग ज्यादा अमाउंट में मीट की कंजम्पशन करते हैं उनको ना हार्ट डिसीज होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, जी ये कोरिलेशन है। ठीक। जी कोरिलेशन किसका हुआ आपस में? हार्ट डिसीज का और मीट का, ठीक है। और इसकी जी जी। कॉजेशन क्या हुई, जड़ क्या हुई, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर सेचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, फैट के कारण। फैट के कारण। इसकी कॉजेशन है सेचुरेटेड फैट, कोरिलेशन है मीट एंड हार्ट डिसीज। ओके, ठीक। If these people replace that meat with lean meat sources like chicken breast, then this risk is not the same। अगर वो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो समझ सकते हैं, अगर आप दोनों में से कोई नॉन वेज खाता हो तो, ठीक नो है। अगर मैम। मैं भी नहीं प्योर खाती, वेज है। मैं प्योरली वेज हूँ मैं भी। बट क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन का बड़ा, इसलिए मेरे को पता है कि अगर हम मीट को, लीन मीट होता है जैसे चिकन ब्रेस्ट वगैरह करते हैं, तो अमाउंट ऑफ हार्ट डिसीज होना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लीन प्रोटीन आ गया, सेचुरेटेड फैट की जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई। ओके। तो इसमें कॉजेशन क्या हुई, मतलब जड़ क्या हुई हार्ट डिसीज होने की? हाई इनटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट, जो कि मीट में होता है, रेड मीट में। जो मीट में होती है, लाल बहुत। मांस बोलते हैं इसमें। हम्म।
तो ये वाला एग्जांपल हमने कर लिया था। ये सबसे ठीक। सिंपल एग्जांपल है, इससे तो प्रॉपर पता चल जाता है कॉजेशन वर्सेस कोरिलेशन का क्या आपस में लिंक है। जी। In vitro and animal studies. In vitro refer the studies that are conducted outside the human body, for example test tube. जो भी स्टडीज टेस्ट ट्यूब में होती हैं, लैब्स में होती हैं, उनको हम बोलते हैं विट्रो स्टडीज, बेसिकली जो ह्यूमन पे कंडक्ट की जाए। एनिमल स्टडीज होती हैं रैट्स। अच्छा ये बताओ, जो भी एक्सपेरिमेंट रैट्स एंड मंकीज पर होता है, ठीक है, रैट एंड मंकीज पे जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उसको रिलायबल माना जाता है, एंड फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है ह्यूमन पर, ऐसा क्यों? लेट्स क्योंकि से कोई ये सब वेजिटेरियन होते हैं इसलिए। नहीं, एक्चुअली जो ह्यूमन बॉडी है ना, उनको रैट्स एंड मंकीज के सिमिलर ही माना गया। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कोई भी ना, देखो कोई भी, जैसे कोविड के टाइम पे जैसे कोई भी वैक्सीनेशन आई, जी। वो पहले इन पर ट्राई की गई, देन जब लगा ना बिल्कुल सही है तब ह्यूमंस के ऊपर ट्राई की गई थी, क्योंकि हमारे ना बॉडी को सिमिलर माना गया रैट्स एंड मंकीज के, जी। इसीलिए ठीक है, जो भी इन पर रिलायबल होगी स्टडी वो ह्यूमन पर भी होगी होगी। जी। Humans have a जी। lot of similarities with rats and monkeys, but ये वाली लाइन है ना, ये वाली, lots of similarity with rat and monkeys, but we have a lot of differences too. डिफरेंस भी बहुत है, सिमिलैरिटीज भी बहुत है। जी। Although conducting studies on animal can be unethical, which is another debatable topic, but outside the scope of our current discussion. देखो कई स्टडीज अनएथिकल मतलब अनरिलायबल भी होती हैं, बट वो हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि मैक्सिमम केसेस में सिमिलर ही है, ठीक है। कुछ स्टडीज होती हैं एक्सेप्शंस जो अनएथिकल निकली, अनरिलायबल निकली, जिनका कोई रिजल्ट प्रॉपर नहीं आया, ठीक है। बट मैक्सिमम केसेस में क्या है, हमें रैट्स एंड मंकीज के सिमिलर माना गया है, तो उन पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट प्रॉपर विद फुल प्रूफ सही रहा हो ना, तो वो ह्यूमन बॉडी पर भी सही रहता है मैक्सिमम केसेस में। जैसे इवन अ ड्रग्स, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी वैक्सीनेशन आती है, कोई भी मेडिसिन आती है, जब मार्केट में कोई कुछ भी नया आता है, जैसे इंडिया में कुछ भी नया है, तो सबसे पहले ना उनकी एक्सपेरिमेंट किया जाता है एनिमल स्टडीज पर। अगर उसका उनको लगता है सक्सेसफुल रिजल्ट है, तब वो ह्यूमंस पे किया जाता है और फिर पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। Okay. उसके बाद आता है, सारी रिसर्चेस के बाद क्या आता है, एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है कि लेट्स से अब हम एक टेबल पर बैठे हैं हम लोग, ठीक है, हम 5-6 लोग हैं, डिबेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, या कुछ भी हम रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज पे, तो उसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, कोई एक्सपर्ट अपनी राय देता है, एडवाइस देता है, तभी हम किसी फाइनल रिजल्ट पे निकल पाते हैं ना, कि फाइनल रिजल्ट कब आता है, जब कोई एक्सपर्ट अपनी राय देता है, अपनी एडवाइस देता है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बड़े अगर हमें कोई एडवाइस दे तो वो सही है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने दुनिया देखी है, इसीलिए वो हमें एडवाइस दे सकते हैं, वो हमसे बड़े हैं, वो एक्सपर्ट है उस चीज में। इसीलिए न्यूट्रिशन में भी जब भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ भी ट्रायल्स होते हैं, तो एक्सपर्ट ओपिनियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अब हमें कैसे पता चल सकता है कि इंसान जो एक्सपर्ट है, क्या उसके पास कोई सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, कोई डिग्री, कोई पीएचडी, ठीक है। इसका सच तो यह देखो, पीएचडी वाला बंदा भी 20 साल तक पढ़ता ही रहता है, जी मैम। तभी उसको जाके उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। अब मैं हूं, अब हम जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगर मैं कोई राय दे रही हूँ और मेरे सामने पीएचडी वाला कोई बंदा बैठा है, तो मैं तो उसको एक्सपर्ट मानूंगी ना, क्योंकि उसकी तो कब से, ठीक है ना, पहली बात वो मुझसे सीनियर है, दूसरी बात जो पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, वो कब से पढ़ी जा रहे हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है। जी मैम। ठीक है, हाँ जी, जी मैम। ठीक है ना। So in the case of RCT, where all the other factors are well controlled, it is easy to find if the intervention work or not. But a lot of expert opinions come from just experience. जैसे कोई भी ट्रायल की जाता है, जैसे आरसीटी की गई है, उसका कोई फाइनल आउटकम निकालना है, तो बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, हर किसी के अपने अपने हैं। जैसे कोई हमने पर्टिकुलर किसी रिजल्ट पे आना, सबका ओपिनियन अपना अपना होता है, बट
एक्सपर्ट कब माना जाता है बंदा? उसके एक्सपीरियंस से। अब जैसे फॉर एग्जांपल सविता जी, आप हैं, आप प्रिंसिपल है स्कूल के, ठीक है, जी आपको एक्सपीरियंस है स्कूल चलाने का, चलाने का। ठीक है? मैं टीच कर रही हूँ आपको न्यूट्रिशन, ठीक है, मेरे जी को एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन का, बट मेरे को जी स्कूल का एक्सपीरियंस नहीं है कि स्कूल को, पूरे स्कूल को चलाना कैसे है। जी मैं ओपिनियन दे सकती हूँ, लेकिन आप एक्सपर्ट हो, आपको एक्सपीरियंस है उस चीज का, यस मैम। तो उसको बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन होना, जो कि बिल्कुल। हमें एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। जी, अनुभव के द्वारा ही। हाँ बिल्कुल। देखो हर किसी की ना लर्निंग स्टेज होती है, हम लर्न ही कर रहे हैं रोज, अपनी कहते हैं ना बिल्कुल। रोजमर्रा लाइफ में हम कुछ ना कुछ नया ही सीख रहे हैं, तो जी हमें मैम। भी एक्सपीरियंस होता है। अब हमारे आगे बच्चे हैं, हमें पता जी है, हम उनको कुछ भी बताएंगे, उनको अभी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम उनके भले के लिए बोलते हैं हर चीज, ठीक है, जी हमें बिल्कुल। क्योंकि एक्सपीरियंस है। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं ना, शायद अभी हमें बुरा लगता है, नहीं हम सही कर रहे हैं, वो गलत एडवाइस कर रहे हो, लेकिन भाई उनको एक्सपीरियंस है, जी मैम। वो गलत नहीं हो सकते। तो एक्सपर्ट कौन बनता है? जिसको एक्सपीरियंस हो, तभी वो अपनी ओपिनियन देता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन होना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट इज हाउ टू इवेलुएट अ स्टडी। अब स्टडी को कैसे इवेलुएट करना आना चाहिए, मतलब कैसे हम एक स्टडी को एक्सप्लोर करेंगे, इवेलुएट करेंगे। अ स्टडी कंडक्टेड ऑन 3,427 men showed that both total and free testosterone levels increase significant। टेस्टोस्टेरोन ना हार्मोन होता है मेल का, ठीक है, showed that both total and free testosterone levels increased significantly with increasing number of cigarettes smoked daily. Smoking men had 15% higher total and 13% higher free testosterone level compared with men who never smoked. कुछ स्टडी कंडक्ट हुई थी 3,500 लोगों पे, मेल पर बेसिकली, जिसपे ये आया रिजल्ट कि दो ग्रुप्स बनाए गए, मतलब कुछ का था जो सिगरेट पीते थे ना, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई था। एक लेवल होता है, ये मेल हार्मोन होता है बेसिकली, ये हम आगे बढ़ेंगे, ये मतलब आपके अभी उसका है नहीं है, ठीक है। और था कि जो नहीं पीते उनका 13% कम था फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है? सिगरेट पीना बहुत अच्छी बात है, अगर सिगरेट पीने से मेल का लेवल बढ़ रहा है, जो कि बढ़ना भी चाहिए, जरूरी भी होता है उनके लिए, ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिगरेट पीना अच्छी बात है, जरूरी तो नहीं है कि मैम। सिगरेट पीने से ही उनका बढ़ा है, और भी तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बिल्कुल मैम। ठीक है ना। तो हमें इसीलिए स्टडी को इवेल्युएट करना आना चाहिए प्रॉपर, हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल फैक्टर क्या था। वही बात आ जाती है, हो सकता है उनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है, जी डेली मैम। इंटेक उनकी डाइट की थी, उनकी वो बहुत अच्छी थी, वो हेल्दी खाते थे, ऑल दो वो बैलेंस सिगरेट, डाइट तो। लेकिन उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा था, वो एक्सरसाइज डेली कर सकते थे, उनका वाटर इंटेक बहुत अच्छा हो सकता है, फाइबर इंटेक बहुत अच्छा हो सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो हमें इसीलिए मल्टीपल फैक्टर को देखना चाहिए, तब जाके फाइनल आउटकम निकालनी चाहिए किसी भी चीज की। जी पीको फ्रेमवर्क होता है, जिसको हम बोलते हैं पेशेंट पॉपुलेशन। पेशेंट मतलब जिस पर एक्सपेरिमेंट किया हो, इंटरवेंशन किस चीज का एक्सपेरिमेंट हुआ है उस पर, फिर एक कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन ग्रुप, जैसे एक ग्रुप को वो चीज नहीं दी, उससे कंपेयर करने वाला वो होता है कंपैरिजन ग्रुप। आउटकम ऑफ इंटरेस्ट होता है फाइनल आउटकम क्या निकले। Patient population. This is very important factor when it comes to the quality of research. A study that is conducted on trained young athletes can't be always applied to untrained people. जब भी हमने कुछ भी रिसर्च करनी है, तो हमें ये श्योर होना चाहिए कि दोनों तरफ के ग्रुप ना इक्वल होने चाहिए। लेट से एक तरफ ट्रेंड एथलीट है, एक तरफ अनट्रेंड, फिर नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ना डिसइक्वालिटी आ गई ना, इनइक्वालिटी आ गई। दोनों तरफ सेम रखेंगे हम, अगर एक तरफ ट्रेंड ग्रुप है तो दूसरी तरफ भी ट्रेंड मतलब अच्छे एथलीट, स्पोर्ट एथलीट होंगे, ठीक है, तभी हम प्रॉपर उनका रिजल्ट निकाल पाएंगे। दोनों तरफ, अगर एक तरफ मेल है तो दूसरी तरफ भी मेल होगा, एक तरफ फीमेल ग्रुप है तो दूसरी तरफ भी फीमेल ही होना चाहिए। जी मैम। और
हमेशा जब भी ट्रायल होता है, बेसिकली आरसीटीज, मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, वो बहुत सारे ग्रुप, मतलब बहुत सारे लोगों पर होता है। ये नहीं होता कि 20-30 लोग आपने ले लिए और आपने पूरे इंडिया की, लेट्स से इंडिया में टोटल पॉपुलेशन राउंड अबाउट 140 करोड़ है, जी ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने लेट्स से इंडिया में से 50 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर लिया और सोच लिया कि उन पे ये रिजल्ट आया है तो हमने पूरे इंडिया का ठेका ले लिया, मतलब पूरे इंडिया ना, बिल्कुल नहीं। हमेशा बहुत सारे लोगों पे ग्रुप्स बना बना के हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तब जाके कोई फाइनल आउटकम निकलती है, फाइनल रिजल्ट निकलता है किसी भी रिसर्च का। जी Another example can be of a study conducted on men. The results of that study might not be very applicable to women. वही बात होगी कि जो रिजल्ट मेल पे निकला है ना, जरूरी नहीं है वो रिजल्ट फीमेल पे भी निकलेगा, अलग अलग होता है सबका। इसीलिए जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों ग्रुप्स में सेम जेंडर भी सेम लेंगे, एज ग्रुप भी सेम होगा। अगर एक तरफ 30 साल के लोग हैं तो दूसरी तरफ भी 30 वाले ही लेने, ये नहीं 50 साल वाले ले लेंगे। अगर एक साइड मेल है तो दूसरी साइड भी मेल ही होंगे। सेकेंड इज इंटरवेंशन। क्या होता है इंटरवेंशन? रेफर टू व्हाट एग्जैक्टली दैट वी टेस्टिंग इन द रिसर्च। इंटरवेंशन वही, जैसे हमने क्रिटीन का एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस चीज को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। फर्स्ट में क्रिटीन जो था वो इंटरवेंशन था, उसको इंटरवेंशन, क्योंकि हमने क्रिटीन को लेके एक्सपेरिमेंट किया था। In RCT, the experiment group gets the intervention and the comparison group does not receive the intervention. RCT में क्या था, दो ग्रुप थे, एक को क्रेटीन दिया जा रहा था, दूसरा ग्रुप को नहीं दिया जा रहा था। तो जिसको नहीं दिया जा रहा था ना, वो कंपैरिजन ग्रुप कहलाता है, जिससे हमने कंपेयर करना है। और इंटरवेंशन ग्रुप होता है जिसको हम वो पर्टिकुलर चीज दे रहे हैं एक्स्ट्रा। जी When looking at RCTs, it's important that we look at the intervention carefully. What was the intervention dose? जब भी हम RCT करते हैं तो उसमें अगर हम कोई सप्लीमेंट का लेट्स से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी डोज कितनी है। जैसे मैंने वो बोला, क्रेटीन की 3 से 5 ग्राम पर डे की डोज है, ठीक है। जी एक्सीड नहीं करनी, हमें खुद को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डोसेज कितनी है पर डे की। जी क्योंकि अगर हम ज्यादा देंगे तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। कम देंगे तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। जी फिर आता है कंपैरिजन इंटरवेंशन। कंपैरिजन ग्रुप इज द ग्रुप दैट इज नॉट प्रोवाइडेड विद द इंटरवेंशन। मतलब कंपैरिजन ग्रुप कौन सा होता है? जिसको हमने वो नहीं दिया था। चीज नहीं दी, ठीक है, जिससे हमने कंपेयर करना, दैट इज व्हाट कंपैरिजन ग्रुप इज। जी मैम। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट द इंटरवेंशन वाज कंपेयर्ड अगेंस्ट। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमने किस चीज का कंपैरिजन करना है दूसरे ग्रुप से, ठीक है। लेट्स से आरसीटी में हमने पता था कि हमने क्रेटीन का कंपैरिजन करना, एक ग्रुप में क्रेटीन था एक में नहीं था। इंटरवेंशन डन ऑन मेल्स कांट बी कंपेयर्ड टू अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स। अगर हमने मेल पर किया ना एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स में, तो दूसरी तरफ फीमेल्स भी होनी चाहिए, वही इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, उनका रिस्पॉन्ड करने का ढंग डिफरेंट है उस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को। फिर होता है नेक्स्ट इज आउटकम ऑफ इंटरेस्ट। आउटकम ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फाइनल आउटकम। Let's understand this with a simple example. A supplement is tested in RCT for 5 months. Group 1 is in a caloric deficit, perform resistance training and using the supplement daily. देखो इसमें क्या एग्जांपल दिया है कि एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट दिया गया रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में 5 महीने के लिए, ठीक है। उसमें क्या था, दो फर्स्ट ग्रुप तो था, उसमें क्या था कि वो कैलोरी डेफिसिट पे था, मतलब कम कैलोरीज की इनटेक कर रहा था। बट जो उनके ट्रेनिंग लेवल था वो बहुत अच्छा था, इंटेंस था, मतलब अच्छी ट्रेनिंग कर रहे थे। बट वो सप्लीमेंट यूज कर रहे थे, वो कोई भी सप्लीमेंट हो सकता है। ग्रुप 2 था, वो भी सेम कैलोरी डेफिसिट पे था, अच्छी ट्रेनिंग कर रहा था, बट वो सप्लीमेंट यूज नहीं कर रहा था। जब 5 महीने के बाद हमने रिजल्ट देखा, तो हमने उसमें क्या पाया कि जो ग्रुप 1 था उसने 0.6 kg, मतलब ज्यादा फैट बर्न किया एज कंपेयर टू ग्रुप 2।
वो क्यों जी। किया? वो एक एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट ले रहा होगा, वो कोई भी सप्लीमेंट हो सकता है, जी। हो सकता है वो फैट बर्नर ले रहा हो, कुछ भी ले रहा हो, प्रोटीन का सप्लीमेंट ले रहा हो, जिसकी वजह से उनका 0.6 kg जो है ज्यादा कम हुआ फैट एज कंपेयर टू ग्रुप 2। अच्छा, ये ना आपका होम टास्क है, वैसे सिंपल सा है, होम टास्क है। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रेशियो का मतलब देख कर आना। क्या मैम? कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रेशियो, ओके। ये वाला वर्ड कॉस्ट, जी जी। जिससे मैं ये कर्सर कर रही हूँ ना, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रेशियो। बेनिफिट रेशियो। कॉस्ट, मैं आपको एक मोटा सा बता देती हूँ क्या होता है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रेशियो। कि हमने जिस चीज पे, जिस एक्सपेरिमेंट पे अपना टाइम लगाया, जी। अपने पैसे लगाए, ठीक है, हर चीज अपना टाइम दिया, उस पर इन्वेस्टमेंट भी की, उसका हमें रिटर्न क्या मिला। जी। फॉर एग्जाम्पल हम आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो अपने पैसे, ठीक है, लेट से जी। कुछ करो, फ्लैट पे करो, प्रॉपर्टी पे करो, किसी चीज पे करो, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो अपने पैसे, ठीक है। आपने अपना टाइम भी लगाया सर्च करने में, प्रॉपर्टी कौन सी सही है कौन सी नहीं, पैसे भी लगाए। अब उसकी फाइनल आउटकम मतलब आपको रिटर्न में क्या दे रही है वो प्रॉपर्टी? एप्रिशिएट हो रही है कि डेप्रिशिएट हो रही है? काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब अगर तो उसका रेट बढ़ेगा तो फायदा आपको होएगा, आपने जी। अपना टाइम लगाया, आपने पैसे लगाए, आपने इन्वेस्टमेंट की, इन रिटर्न आपको प्रॉफिट हुआ। वो होता है कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रेशियो, ठीक है। फिर भी आप देख कर आना इसकी डेफिनेशन, ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल एक्सपीरियंस। क्लिनिकल एक्सपीरियंस वही होता है कि मतलब पहले तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखना। Clinical experience help us to determine how to look for better research that is relevant to us and what is not relevant to us. Understanding the progression protocols and individualization is very important. Clinical experience होता है कि जो भी रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहली बात तो उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो दैट वो प्रॉपर रिजल्ट निकाल सके जो कि रिलायबल भी हो, एथिकल भी हो, और हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए बेसिकली प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल भी हो। दैट इज व्हाट क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। देखो जब तक आपका ना मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ, एक तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रेशियो देख लेना, आपका चैप्टर 1 हो गया ओवर, ठीक है। अब हम जो चैप्टर नंबर 2 है, एनर्जी बैलेंस, जी। बताएं आज करें या कल करें? कल कर सकते हैं मैम। एनर्जी कल के बारे में हम कुछ थोड़ा सा खुद भी सोचेंगे, देखेंगे। एनर्जी बैलेंस का देख कर आना फिर, ठीक है। एनर्जी बैलेंस इन न्यूट्रिशन, अगर जी। तो आपको देखो, वैसे तो आपकी क्लास 9 to 11 है, बट मैं फिर भी ना, क्योंकि 11 इज टू लेट, मैं 10:30 तक वाइंड अप कर दिया करूंगी मैक्स टू मैक्स, ठीक है। जी मैम। उसमें अगर सभी चैप्टर खत्म हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं भी हुआ तो 10:30 तक हम ओवर नहीं, कर दिया आप करेंगे। हमें जैसे आप बोलोगे ना, जैसे कल आपको जो क्लास लेनी है उसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ के आएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, या सर्च करना टाइम मिलेगा तो सर्च हाँ, करेंगे, वो तो उससे उसमें और ना ज्यादा अच्छा आपको रहेगा भी इजी हो जाएगा, हाँ कि आपको भी हमें इजी, कुछ ढूंढने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा उसमें, है ना। दिमाग भी लगेगा, प्लस ना इन सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप दोनों के लिए, आपके पास ना मैनुअल होना बहुत जरूरी है। जी हाँ। मैनुअल से पता क्या है, देखो हमने अब चैप्टर 1 पढ़ा, अब आप मैनुअल होगा ना, तो आप एक बार दोबारा गो थ्रू करोगे, आपको सारा पक्का हो जाएगा, जी मैम। है ना। और फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आपको ना साथ साथ रिवीजन प्रॉपर हो जाएगी, जी मैम। ये है। इसीलिए आप कल तक वेट तो करना। मैनुअल कब आएगा मैम? वैसे मैनुअल का ना वो आपको मैसेज कर देते हैं कि आपको मैनुअल सेंड कर दिया, फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको कल तक मैनुअल नहीं आता, एक बार सर से पूछ लेना कि सर अभी तक हमें मैनुअल रिसीव नहीं हुआ, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है। और स्मिता जी को मिल गया क्या? ए वेट हेलो। वेट, हाँ जी हाँ जी। आपको मिल गया क्या? नहीं 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 मिला है। ओके।